सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं का योग होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। दिया हुआ है एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऐसे आप एक बिंदु से होकर ये बिंदु है, आप कितनी भी सरल रेखाएं एक बिंदु से होकर और खींच सकते हैं। सही उत्तर क्या रहेगा? एक बिंदु से होकर अनेकों, मतलब कि जिसकी गिनती नहीं है, अनेकों सरल रेखाएं तो अनेकों खींची जा सकती हैं, ये होगा सही उत्तर। सरल कोण कितने अंश का होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 90 डिग्री का, 90 और 180 के बीच का, या फिर 90 से कम, या फिर 180 डिग्री का। तो सरल कोण की बात की जा रही है, तो सरल कोण ये है जो कि 180 डिग्री का अपन मान सकते हैं। ये रहेगा इसका चौथा जो है सही उत्तर, 180 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। देखिए एक रेखा के बारे में पूछा है कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। तो वहाँ पर बिंदुओं की संख्या अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। एक ये जो रेखा है इसमें कितने भी बिंदु हो सकते हैं, उनकी साइज देख लें अपन, कितने भी बिंदु अपन वहाँ पर रख सकते हैं या फिर होते हैं। तो अनंत इसे कह सकते हैं, एक रेखा में अनंतों बिंदु हो सकते हैं। तीन बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा में नहीं हैं, उनको क्या कहते हैं? देखिए तीन बिंदु हैं जो एक रेखा में नहीं है, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये कैसे हैं? एक रेखा में नहीं है। अगर एक रेखा में होते तो कैसे होते? ये होते। तो तीन बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा में नहीं हैं, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए संरेख कहेंगे क्या? नहीं, संरेख तो ये वाला है जो एक ही रेखा में है, ये संरेख ऐसा। असंरेख कहेंगे? हाँ असंरेख कह सकते हैं, लेकिन आगे ऑप्शन और देख लेते हैं। प्रतिच्छेद कहेंगे कि हाँ प्रतिच्छेद होता है, लेकिन और भी यहाँ भी तो प्रतिच्छेद है, तो ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। तो असंरेख बिंदु ये होगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो वह क्या कहलाता है? क्या कह रहे हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है वह क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, पुनर्युक्त कोण कहलाता है, या फिर सरल कोण कहलाता है। तो जिस कोण का मान 190 से अधिक और 180 से कम होता है, क्या कहा? 190 से तो अधिक होगा, लेकिन 180 से कम होगा, तो क्या कहलाएगा? सही उत्तर क्या रहेगा? अधिक कोण। तो 90 डिग्री से जो ज़्यादा का होगा वो अधिक कोण कहलाएगा। बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, तो इसका अर्थ क्या है? स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, पहला ऑप्शन दिया है। संख्याओं का ज्ञान नहीं है, दूसरा ऑप्शन दिया है। गणित का ज्ञान नहीं है, तीसरा ऑप्शन दिया है। या फिर जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो कोई छात्र 5050 को क्या लिखता है? 550 लिखता है। यह मतलब इसका अर्थ है, क्या है अर्थ? उसको मतलब कि क्या कमी है उसके अंदर ये बताना है। तो सीधा सीधा सही उत्तर इसका ये रहेगा कि स्थानीय मान की अवधारणा उसे स्पष्ट नहीं है। यदि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी तो फिर वो ये गलती नहीं करेगा, 5050 को लिखने की गलती नहीं करेगा। आगे चलते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो और समझो, देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कार्य करती है या फिर आधारित है? प्रयोगशाला विधि है, प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है, या फिर अनुसंधान विधि है? तो सही उत्तर क्या रहेगा? प्रदर्शन विधि। वह विधि कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि है, जो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर दिया हुआ है गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा। क्या कह रहे हैं? गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? तो सर्वप्रथम विकसित शाखा की जब बात आती है तो वह अंक गणित है। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? अंक गणित जो है
वो गणित की सबसे ज़्यादा विकसित शाखाओं में से है। आगे चलते हैं। मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह हैं, तो क्या है वह मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह मनोवैज्ञानिक हैं, सांस्कृतिक हैं, सामाजिक हैं या फिर आर्थिक हैं। तो क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर रहेगा चौथा, आर्थिक हैं। मतलब कि आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनमें सर्वाधिक प्रयोग गणित का होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु अंकगणित की जरूरत है। दूसरा दिया हुआ है मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु दूसरा है, या फिर व्यवहारिक उपयोग हेतु, या फिर ये सभी। तो अंकगणित की ज़रूरत यहाँ सभी जगह पड़ती है, दैनिक कार्यों के लिए भी है, मजदूरी व्यवसाय के लिए भी है और व्यवहारिक उपयोग के लिए भी है। तो ये सभी रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। देखिए नहीं है पूछा है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। माध्य दिया हुआ है, ठीक है ये है, माध्यिका भी है और बहुलक भी है। तो ये जो परास दिया है ये परास हो जाएगा अपना गलत, क्योंकि ये नहीं है माप, तो ये रहेगा अपना सही उत्तर चौथा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ करता है। तो भिन्नों की संकल्पना को परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। क्या कर सकता है? विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, या फिर भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर, या फिर इस प्रकार से जहां b बराबर नहीं है o के या फिर 0 के। तो अगला ऑप्शन और लास्ट दिया है उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करके। तो यही रहेगा सही उत्तर। मतलब कि भिन्नों की संकल्पना को बताना है या फिर भिन्न को समझाना है, तो उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर वो प्रारंभ कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर दिया है गणित की प्रकृति है। तो गणित की प्रकृति के बारे में अभी अपन ने पढ़ा ही था कि गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक प्रकृति है गणित की। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और लेखकों के नाम भी आपको याद करना है बहुत सारी पुस्तकों के। आगे चलते हैं। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? तो गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, या फिर आनुवंशिक विधि, या फिर औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। क्या रहेगा सही उत्तर? गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है, बताना है। तो जो सही उत्तर रहेगा आनुवांशिक विधि, ये वाला तीसरे नंबर का रहेगा ये सही उत्तर। अब अगला दिया है पाई है। तो पाई के बारे में पूछा है कि पाई क्या है? एक विषम भिन्न है, एक समभिन्न है, एक अभाज्य भिन्न है, या फिर एक अपरिमेय संख्या। तो पाई के बारे में कहा जाता है एक अपरिमेय संख्या है पाई, ये रहेगा सही उत्तर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सही उत्तर रहेगा 2। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है जिसकी गिनती नहीं है, और ये आप 4-5 पुस्तकों के नाम रट लें, जिससे कि यदि पूछे जाते हैं सामान्य प्रश्नों के रूप में तो बन जाए आपसे। गणित सार संग्रह के लेखक कौन हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, या फिर ब्रह्मगुप्त। तो इसका उत्तर बताने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। आगे चलते हैं। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं? आगे चलते हैं। दिया हुआ है
किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं? तो क्या कह रहे हैं कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देते हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन क्रमशः दिए हुए हैं। रस्क का है, नन का है, मेकन और रॉबर्ट का है, या फिर वंशीधर का है? सही उत्तर क्या रहेगा? मेकन और रॉबर्ट महोदय का ये कथन है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है विभाजनी का उपयोग किया जाता है। तो विभाजनी का उपयोग कहाँ किया जाता है? आप लोगों को पता ही है, रेखाखंड में या फिर रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में किया जाता है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। कोण बनाने में नहीं होता है, आयत बनाने में भी नहीं होता है, और त्रिभुज बनाने में भी नहीं होता है, तो ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। गणित सार संग्रह के लेखक, ये रिपीट हो चुका है, आगे चलते हैं। हाँ, गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गणित को? विद्यार्थियों का दुश्मन कहा जाता है, मन की भाषा कही जाती है, शक्तिशालियों की शक्ति कही जाती है, या फिर मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है? तो गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है बताना है आप लोगों को। तो मस्तिष्क का व्यायाम से अपन बोल सकते हैं कि गणित जो है वो मस्तिष्क का व्यायाम है। चौथा रहेगा इसका सही उत्तर, चौथा वाला। आगे चलते हैं। व्यावहारिक गणित का भाग है। व्यावहारिक गणित है, व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? जो व्यवहार में गणित चल रही है, संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ बाकी करना, समीकरण को हल करना, या फिर बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना, तो ये रहेगा सही उत्तर। जो व्यवहारिक गणित है उसका ये भाग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है? तो यह आलंकारिक है, तार्किक है, कठिन है, या फिर यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है? तो तार्किक कही जाती है, गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक कही जाती है। आगे चलते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, यह कथन है, यह कथन किसका है? तो सभी को पता है, बेकन महोदय का ये कथन है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार या फिर कुंजी है। तो आज के लिए इतना ही। आगे पुनः अन्य वीडियो में अन्य क्वेश्चंस के साथ, और आप लोग अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर